नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का जो भाग थर्ड है, इतिहास। भाग थर्ड इतिहास आज शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक जो होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान जो भाग थर्ड है, इतिहास का क्लास 8, उसमें जो प्रथम जो लेसन है, पाठ संख्या 17, मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। तो इसको हम पढ़ते हैं और इसमें जो मेन पॉइंट जो हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम। 18वीं सदी, मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी के पूर्व में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। इससे पूर्व अधिकांश भारत पर उसका शासन था, परंतु 1730 ईस्वी में मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली शहर और उसके आसपास तक रह गया था। इलाहाबाद में हुई संधि में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया। कहाँ पर हुई थी संधि? इलाहाबाद में जो संधि हुई थी उसमें मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय जो था उसने अंग्रेजों का प्रभुत्व मान लिया था। इस साम्राज्य का पतन इतने कम समय में होगा, ये एक विचारणीय प्रसंग था। मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के दौरान कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या औरंगजेब के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिसके कारण व्यवस्था नहीं चली? क्या मुगल शासन व्यवस्था में कमी थी, जिसके कारण ये साम्राज्य टूट गया? क्या मुगल साम्राज्य में रहने वाले लोगों ने मुगल शासन का अंदर से विरोध करके उसे खोखला बना दिया था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी, उसकी सेना इतनी सुसज्जित व अनुशासित थी कि उन्होंने मुगलों को हरा दिया? वैसे मुगल साम्राज्य का विघटन इसके पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत, मराठा आदि नीतियों ने साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। औरंगजेब की जो धार्मिक, राजपूत और मराठा आदि नीतियों ने साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उसकी मृत्यु के उपरांत पतन की गति तीव्र हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पतन के मुख्य कारण जो थे, औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की हिंदू, सिख, शिया, मुसलमानों आदि के प्रति अनुदार नीति के परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए। इस नीति ने मुगल साम्राज्य को प्राप्त होने वाले हिंदू शासकों की सहायता को कम कर दिया, जिसके बल पर पूर्व में मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इस नीति के कारण जाट, सतनामियों तथा सिखों ने मुगलों का विरोध किया तथा मराठाओं ने स्थानीय शक्तियों को संगठित कर विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी ने मराठा में राष्ट्रीय भावना इस प्रकार भरी थी कि औरंगजेब अपनी समझ शक्ति लगा देने पर भी उन्हें दबा नहीं सका। मराठों से प्रेरणा लेकर उत्तर भारत के शासकों ने भी मुगलों का प्रतिरोध किया। पेशवाओं के समय में तो मराठों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मुगलों के पतन का दिल्ली के मुगल बादशाह को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया। दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे उनको मराठों ने अपने हाथ की कठपुतली बना दिया। मराठों की शक्ति के उद्भव को मुगलों के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। साथ ही आगरा तथा भरतपुर के इलाकों में जाटों ने मुगल सरकार को मारने से इनकार कर दिया। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये लिखना है, पंजाब ने ये याद रखना है, पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपना आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंदा बहादुर ने तो अलग से सिक्का भी चलाया था। मुगल शासकों का इतना प्रभाव नहीं था कि इन विद्रोही शासकों को स्वतंत्र होने से रोक पाए। तो पंजाब में था, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपना आप को स्वतंत्र कर दिया था। मुगल शासकों की अयोग्यता। औरंगजेब के बाद समस्त मुगल शासक निकम्मे और विलासी थे। उनके अय्यासियों ने उन्हें अकर्मणीय बना दिया। इसी से उनकी वीरता एवं साहस में कमी आई। ये नैतिक पतन उनकी पराजय का कारण बना। अमीर सरदारों का पतन। शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके अमीरों का भी पतन हो गया था। वे विलासी जीवन व्यतीत करने लगे थे और अपने स्वार्थ के लिए आपस में गुटबाजी करने लड़ने लगे थे। अमीर अयोग्य और सत्यहीन हो गए थे। उन्हें अपने राज्य की किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। आर्थिक पतन। शाहजहां ने अपनी शान शौकत तथा खर्चीली इमारतों का निर्माण किया तथा औरंगजेब के समय तक युद्ध करता रहा, जिससे राज्य की स्थिति और कमज़ोर हो गई थी। बाद के शासकों के विलासी होने तथा अहमद शाह अब्दाली व नादिर शाह की लूटों से मुगलों के खजाने खाली हो गए थे। साथ ही इस लूट के सामान के साथ बहुमूल्य हीरा, कोहिनूर व तख्ते ताउस मुगलों का मयूर सिंहासन भी साथ लेकर गए। मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि एक ऐसा अवसर आया
कि मुगल के शाही भोजनशाला में 3 दिनों तक चूल्हों में आग तक नहीं जली। जब शहजादियों भूख सहन नहीं कर सकी तो उन्होंने पर्दा फेंक कर बगावत कर दी। बड़ी कठिनाई से उन्हें अपने रनिवास में लौटने के लिए मनाना पड़ा। ये घटना 1755 की है, ये ध्यान रखना, 1755 की ये घटना है। मुगल साम्राज्य में व्याप्त अशांति एवं सुरक्षा के कारण व्यापार में गिरावट आई। इससे राज्य की आय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। दस्तक प्रणाली से आय में कमी ने राज्य की आर्थिक दशा को और अधिक विकृत कर दिया। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अनुचित ढंग से उपयोग शुरू किया, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन की ओर धकेल दिया। उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव था। यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं था कि शासक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा, गद्दी पर बैठेगा। इसका निर्णय तलवार के बल पर होता था। इससे राज्य को बहुत ही हानि पहुंचती थी। बाहरी आक्रमण। दुर्बल मुगल साम्राज्य के कारण विदेशी आक्रमणियों ने स्थिति का लाभ उठाया। अहमद शाह अब्दाली एवं नादिर शाह ने आक्रमणों के ने साम्राज्य को बहुत हानि पहुंचाई थी। इससे मुगलों की सैनिक शक्ति क्षीण हो गई थी। अवसर का लाभ उठाकर उन्हें अनेक सूबों के सूबेदार स्वतंत्र हो गए थे। राष्ट्रीयता का अभाव। मुगल काल में अधिकतर शासक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के शासक नहीं हुए। उन्होंने अभी विभिन्न पंथों को मानने वाले लोगों में एकता की भावना का संचार नहीं किया। औरंगजेब हिंदुओं तथा सिया मुसलमानों से नफरत करता था। यह शासक अपनी प्रजा एवं सूबों के पदाधिकारियों में राष्ट्रीयता का भावना नहीं भर सका। यूरोपीय जातियों का आगमन। मुगल काल में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच समुद्र के मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अपनी सामुद्रिक शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। अर्थात मुगलों के पतन का अंतिम कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगलों के पतन का अंतिम जो कारण था वो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में व्यापार के लिए बनी थी, लेकिन अवसर पाकर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। दक्षिणी भारत में मराठा और उत्तरी भारत में सिख एवं जाट शक्ति से हुए संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर एवं विखंडित कर दिया। 18वीं सदी के भारत के विभिन्न भागों में प्रमुख राजनीतिक शक्तियों निम्नानुसार। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मराठा साम्राज्य के छत्रपति के स्थान पर पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का प्रसार भारत के अन्य प्रांतों तथा मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड आदि में कर दिया। बाजीराव के समय मराठों ने भारत के अधिकांश भागों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1752 तक आते आते मुगल सम्राट व वजीर भी मराठों के नियंत्रण में आ गए। 1761 में पानीपत के तर्ती युद्ध, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पानीपत का तर्ती युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा शक्ति को आघात लगा। इसके बावजूद उस समय भारत की सबसे प्रबल शक्ति मराठा ही थी। अंग्रेजों ने मराठा के साथ 3 बार युद्ध किए करके अब उनको भी अपने अधीन कर लिया। अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का तर्ती युद्ध 1761 में। जाट। मथुरा में जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कालांतर में बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई। एक दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, जाट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बदन सिंह के नेतृत्व में। जाटों की शक्ति का विकास महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। जाटों की शक्ति का विकास महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये 2-3 पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। जाटों ने मथुरा, अलीगढ़, दोहाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत होलकर की सहायता की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वापस समझ लीजिए इसको। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत होलकर की सहायता की थी। जब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था उस समय भरतपुर का जो शासक था रणजीत सिंह, उसने यशवंत राय होलकर मराठा की अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बाद में भरतपुर के शासकों ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदराबाद। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों के मनसबदार निजाम सिंकिलिस खान ने दक्षिण के सब मुगल सूबों को मिलकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की। एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है पॉइंट, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों के मनसबदार जो थे निजाम सिंकिलिस खान ने दक्षिण के सब मुगल सूबों को मिलाकर एक हैदराबाद राज्य की स्थापना की। निजाम पर मुगल सत्ता
का प्रभाव नाम मात्र का था। अब वह एक स्वतंत्र शासक बन गया था। उसके साम्राज्य विस्तार की योजना को मराठा पेशवा ने तोड़ दिया। मराठों ने उसे पालखत के युद्ध में पराजित किया। पालखेत के युद्ध में पराजित किया, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। मराठों ने उसके साम्राज्य विस्तार की योजना को मराठा पेशवा ने तोड़ दिया। मराठों ने उसे पालखेत के युद्ध में पराजित कर दिया था। पराजित होने के बावजूद भी हैदराबाद का निजाम शक्तिशाली था। बाद में हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। नेक्स्ट है अवध। अवध में मुगल सूबेदार सादत खान ने स्वतंत्र व्यवहार आरंभ कर दिया। इसने नादिर शाह के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालांतर में अवध का शासक शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया एवं अवध पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी और बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान। तो ये मेन जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मराठों ने बंगाल से उड़ीसा को छीन लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैलाइम ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति क्लाइव के बीच में। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को पराजित हो गया और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली गई। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर पर वड़ियार वंश के राजाओं का राज्य था। 18वीं सदी के मध्यकाल में उसके सेनापति हैदर अली ने उस पर अधिकार कर लिया। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष हुआ। 4 युद्धों के पश्चात 18वीं सदी के अंतिम दशक में अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना अधिकार 18वीं सदी में अंतिम दशक में अंग्रेजों ने मैसूर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। फिर 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राज्य 18वीं सदी में। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, किंतु ये राज्य गृह युद्ध में उलझे गए। मराठों की विस्तारवादी नीति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और 18वीं सदी में राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे उसमें से आमेर जो है जयपुर में है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जयपुर के सवाई जय सिंह ने मालवा की जिम्मेदारी प्राप्त की। सवाई जय सिंह के द्वारा बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप के कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जय सिंह एवं अन्य शासकों ने 1734 में राजपूत राजाओं का हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। ये हुडा सम्मेलन जो है वो 1734 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले एग्जामों के अंदर पूछा गया है। हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था राजपूत राजाओं का 1734 में। उन्होंने हुडा सम्मेलन के द्वारा राजपूतों की एकता का प्रयास किया था। जय सिंह के मृत्यु के बाद उसके पुत्र ईश्वर सिंह व माधव सिंह में संघर्ष हुआ। बाद में सभी शासकों को मराठों के आक्रमण भी झेलने पड़े। जयपुर राज्य की अंतिम प्रमुख सफलता सवाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित करना था। अंतिम प्रमुख सफलता कब मिली थी राजपूत राजाओं को? जयपुर के अंदर सवाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा का जो युद्ध हुआ था उसमें मराठों की पराजय हुई थी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, तुंगा युद्ध के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जोधपुर के अजीत सिंह ने जोधपुर को मुगलों से छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया व गुजरात का सूबेदार बना। मुगल सम्राट फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके पश्चात उत्तरवर्ती शासकों में राजगद्दी को लेकर गृह युद्ध होते रहे। तो उस समय जोधपुर 18वीं सदी में जोधपुर के शासक कौन थे? अजीत सिंह थे। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त कराने में मदद की थी। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त करने में मदद की थी। कालांतर में ये राज्य भी आपसी गृह युद्ध में उलझ गया। इस प्रकार 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। उसके स्थान को भरने की क्षमता मराठा शासकों में थी, किंतु उन्होंने मात्र सौत व सरदेश मुखी वसूल करने पर ही अपना ध्यान दिया। उन्होंने उत्तरी भारत के राजपूत राजाओं से अच्छे संबंध विकसित नहीं किए। परिणाम स्वरूप पानीपत के तटीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध राजपूतों तथा अन्य भारतीयों की शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मराठों के इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। राजपूत शासक भी अपने गृह युद्धों के कारण अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर पाए। भारतीय शासकों की इस कमजोरी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। भारतीय समाज में हिंदू व मुस्लिम 18वीं सदी में समाज और संस्कृति किस प्रकार थी? भारतीय समाज में हिंदू व मुस्लिम निवास करते थे। इनमें समान रीति रिवाज प्रचलित थे। जातियाँ व्यवसाय पर आधारित थी तथा समाज में 2 वर्ग थे, अमीर वर्ग और जनसाधारण वर्ग।
जनसाधारण वर्ग। भारतीय व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। बंगाल व दक्षिणी भारत के वस्त्र संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारतीय माल की मांग विदेशों बाजार में बहुत अधिक थी, किंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से कलाकारों ने क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख किया। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कला का विस्तार तीव्र गति से हुआ। कागड़ा व राजपूत चित्रकला शैलियों में नई विशेषता आई। राजस्थान में इसी काल में जाट शासकों ने डीग महल के बनवाए। डीग महल किसने बनाए? जाट शासकों ने बनाए। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया। भारत में 5 स्थानों पर वेधशाला जंतर मंत्र बधाई। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवाला महल का निर्माण कराया। 1799 का था सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवाला महल का निर्माण। प्रताप सिंह के दरबार में ही राधा गोविंद संगीत सार जैसा ग्रंथ लिखा गया। इसके दरबार में गंधर्व बाई जैसे विद्वान रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंधर्व बाई 22 प्रकार के विद्वान जो थे वो प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे। मोस्ट कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसी काल में पंजाब में हीर रांझा लिखा गया। भारत की अन्य भाषाओं में भी कई ग्रंथों का निर्माण हुआ। तो ये थे 8वीं क्लास का जो इतिहास का जो टॉपिक जो फर्स्ट था, उसका हमने मेन पॉइंट जो आपको अंडरलाइन कराएं, उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।